हेलो, सही है। चलो करें स्टार्ट। मिथुन एक बहुत थ्योरी वाली बुक ला कर देना मेरे को जरा। ठीक है, चलो आ जाओ। 14 वाला क्वेश्चन आ गया। कितने लोगों का आ गया? बस सब नहीं किया। मैं फटाफट रफली लिख देता हूं। ठीक है। परचेज कॉस्ट कितनी, जल्दी बताते जाओ। 12,600, 19,000, 9,500। उसके बाद क्या आएगा? प्लस फ्रेट। हेलो, अच्छा फ्रेट जो है वो किस आधार पे लगेगा? हेलो, फ्रेट किस आधार पे लगेगा? क्वांटिटी के आधार पे। करेक्ट है, तो बांट दिया होगा कितना? 300, 500 और 200। और बोलो क्या? ऑक्ट्राय। अच्छा, ऑक्ट्राय ड्यूटी जो होती है, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। कल समझाया था मैंने कितना? 300, 300, 500 और 200। सही है भी? सही है। हाँ सही है ना, जिसने किया सही है ना। और क्या है? कार्टेज। बाईस। और भी कुछ है? खर्चे तो इतने ही है ना। हेलो, मैंने जीएसटी क्यों ऐड नहीं किया? अज्यूमिंग कि इसका क्रेडिट अवेलेबल रहेगा। टोटल बोलो। 13,222। इसका 2,006। और इसका 9,931.8। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। मैंने अभी निकाला है केवल और केवल टोटल कॉस्ट। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? हेलो, इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? हेलो, नहीं है इसमें कोई डाउट? ये सब तो सही था। जिनके आंसर अलग आ रहे थे ना, कुछ कुछ सही था ये। मैडम हेलो, सही था ये? अवेलेबल में था। लॉस माइनस करने के बाद नहीं, एक्चुअली ऑक्ट्राई जो चार्ज होगा ना वो बिल के हिसाब से होगा। मैं रीजन बता दूं इसका क्यों। क्योंकि जो ऑक्ट्राई ड्यूटी हम पे करते हैं ना, वो इनवॉइस क्वांटिटी के हिसाब से पे करते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, इनवॉइस क्वांटिटी के हिसाब से पे करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, इसलिए वो उस पर लगेगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद निकालूंगा नेट यूनिट, तो ए की कितनी यूनिट हमने बाय की थी इनिशियली? अगर ए की यूनिट हमने बाय की थी 3,000, ऑलरेडी उसमें से कितनी लॉस हो गई? 200 लॉस हो गई। और कितने होने की संभावना है? यानी कि नेट कितना आएगा? 0.95। मैंने क्या किया समझ में आ गया? 3,000 यूनिट थी, 200 ऑलरेडी गई, बची कितनी? 2,800। हमें उम्मीद है कि 2,800 का 5% और खराब हो जाएगी। मतलब कितनी और खराब हो जाएगी? 104। अच्छा, तो जो भी यूनिट में माइनस कर रहा हूं, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि दीज आर नॉर्मल लॉस है, क्योंकि फोरकास्टिंग में तो नॉर्मल लॉस ही हो सकते हैं ना। कितना आएगा? अब बी की कितनी यूनिट मंगाई थी हमने? 5 में से ऑलरेडी पहले से कितनी चली गई? कितनी? 280। और इसमें कितना लॉस एक्सपेक्टेड है? सब में 5 है क्या? ओके, तो कितना आएगा? यूनिट माइनस क्यों कर रहे हैं मालूम है ना? ताकि इन नॉर्मल लॉस की यूनिट का बर्डन दूसरी यूनिट पे शिफ्ट कर सके बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। याद है ना? ठीक है, सी का बोलो। कितनी यूनिट मंगाई थी? लॉस कितनी हो गई पहली? बची कितनी? 1900। और 1900 का 0.95 कितना? हाँ, अब कॉस्ट पर यूनिट ए की है ना, तो ए की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 13,222। और यूनिट कितनी है? 2,660। कितना आएगा? मतलब 4.97 इज ए करेक्ट आंसर। सही है। फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी कितना? नहीं, कॉस्ट पूछ रहा हूं। कितना?
7 डन है। सही है। फिर उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट किसकी, सी कितनी कितनी है कॉस्ट, 99 और यूनिट कितना, डन। ये है सही आंसर। उनका जो आंसर दिया हुआ है नोट्स में, दैट इज कंसीडरिंग द सेल टैक्स, है ना, हमने माना जीएसटी, डन हो गया। हाँ ये वही है ना, स्टॉक रेट ही तो निकल के आया ही है। अल्टीमेट क्वेश्चन में लास्ट टाइम में लिखा हुआ है वो स्टॉक रेट निकालो जो स्टोर लेजर में जाएगा, तो यही तो रेट है जिससे अपन चार्ज करेंगे कस्टमर को। मैंने यही तो लिखवाया था, याद है स्टार्टिंग में कल मैंने लिखवाया था, हमें निकालना है कि कितनी मटेरियल कॉस्ट एफजी में चार्ज होगी। तो हमने लिखवाया था कि यूनिट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑन एफजी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, तो हमने वही तो निकाला है। तो यही रेट, अब जहां जहां ए लगा होगा, सुनना, जिस जिस फिनिश गुड को बनाने में ए की जितनी यूनिट लगी होगी मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4.97, बी के केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4.47, सी के केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5। सही है। और कौन सा था, हाँ सर, हम कितना लॉस हो जाएगा, कॉस्टिंग में थोड़ी प्रोविजन बनेगा। कॉस्टिंग में थोड़ी ऐसा होगा कि 200 के खर्चे कल लगेंगे आज जोड़ लो, तो खर्चे तब लग जाएंगे, काम होने के बाद पता ही पड़ जाएगा ना। तो यहां यूनिट के लॉस का प्रोविजन है, डन। हेलो, सही है। जीएसटी हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज उसका आईटीसी अवेलेबल है, तो दैट इज नॉट आवर कॉस्ट, और जो हमारी कॉस्ट नहीं है दैट वी कैन नॉट चार्ज टू कस्टमर। याद होगा मैंने कल कहा था, जिसके ऐसा खर्चा जिसका बर्डन हमारे पॉकेट पे है और जो नेसेसरी है उसी का बर्डन हम कस्टमर पे देंगे। कौन सा खर्चा बोलो, ऐसा खर्चा जिसका बर्डन हमारे पॉकेट पे है और वो खर्चा नेसेसरी है, उसी का बर्डन हम अपने कस्टमर को शिफ्ट करेंगे, याद है, ठीक है। हेलो, सही है ना। अगला लिखो फटाफट से, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, सही है। हेलो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे हैं, ये ऐसे आता है, एवरेज स्टॉक ऑफ आरएम, और एवरेज स्टॉक ऑफ आरएम कैसे आएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना तो आता ही होगा, कैसे निकालते मालूम है ना, कंज्यूम कितना किया, तो कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक आया और कितना स्टॉक बचा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन।
सही है। इससे आपका निकल के आ जाएगा, बोलो क्या, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। सही है। पता है निकालते क्यों है रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो? एक्चुअली में रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली इन्वेंट्री के मूवमेंट को चेक करना है। ये पता लगाना है कि कहीं इन्वेंट्री पे हमारे लॉसेस तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल होने के बावजूद भी हम अदरवाइज मटेरियल परचेज किए जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना वॉच किए ये पता लगा सकते हैं कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हो रहा है। मतलब रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो एक इतना जबरदस्त एक इन्वेंशन है जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि एक्चुअली में एंटिटी में रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट पुअर है या रिच है, अच्छा है या बुरा है। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एक्चुअली में हम हमारे एवरेज स्टॉक का ऑन एन एवरेज साल भर में कितना कंजम्पशन कर लेते हैं। सिंपल, अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन 12 लाख है साल भर का और हमारा एवरेज स्टॉक 1 लाख रहता है, यानी कि हम हमारा एवरेज स्टॉक 1 लाख साल में अनुमान 12 बार यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर हम हमारा 1 लाख का एवरेज स्टॉक साल में 12 महीने यूज कर लेते हैं तो 12 महीनों में अगर 12 बार यूज कर लेते हैं मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास 1 महीने का स्टॉक रहता है। मतलब माल आने के बाद हमारे पास कितना महीना रहता है? 1 महीना रहता है, बराबर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझे, मैंने अभी थ्योरेटिकली क्या बोला ये समझ में आया? क्या बोला मैंने? जैसे मान लो कि मेरा रॉ मटेरियल कंजम्पशन चलो 12 लाख है, अब मान लो कि मेरा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, तो मेरा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 लाख। मतलब इतना स्टॉक में मेंटेन करता हूं मैं साल भर में उसे 6 बार यूज करता हूं, मतलब 12 महीने में 6 बार, मतलब ऑन एन एवरेज कितने महीने तक स्टॉक मेरे पास रहता है? 2 महीने। यानी कि एक्चुअली में आप समझो जितना रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा उतना रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कम होगा, एंड वाइस वर्सा। और क्या बोला मैंने? वाइस वर्सा। और रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्यादा कब होगा? एक्चुअली में आपका कंजम्पशन बराबर होगा। डन। जैसे अगर रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो 4 है, मतलब ये हुआ कि मैं अपने एवरेज स्टॉक को साल भर में 4 बार यूज कर पाता हूं। अब साल में महीने कितने होते हैं? 12, यानी कि 12 महीने में मैं अपने एवरेज स्टॉक को 4 बार यूज कर पाता हूं, यानी कि स्टॉक आने के बाद मेरे पास ऑन एन एवरेज कितने महीने स्टॉक में रहता है? 3 महीने। नहीं आई बात समझ? तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा ना उतना होल्डिंग पीरियड ज्यादा आएगा। तो इससे एक्चुअली में कंपनी का मैनेजमेंट ये पता लगा सकता है कि हमारे यहां इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसा है। जनरली हम क्या चाहेंगे कि होल्डिंग पीरियड बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, क्योंकि होल्डिंग पीरियड अगर बहुत कम हुआ तो स्टॉक आउट होने के चांसेस है, बहुत ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि वी आर अननेसेसरीली होल्डिंग एक्सेस स्टॉक, जिसके कारण हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैनेजमेंट इस रेशियो को देख के ये पता लगा सकता है कि हाउ द इन्वेंट्री इज बीइंग हैंडल्ड। बराबर है ना? लिखो, ये तो लिख ही लिया होगा। लिखो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, लिखना है बेटा। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट how many times in a year raw material turnover ratio indicate, क्या कर रहा है? मजे ले रहा है। Many times raw material turnover ratio indicate how many times in a average inventory of raw material is consumed. How many times the average inventory of raw material is consumed? How many times average inventory of, बोलो क्या,
रॉ मटेरियल इज कंज्यूम। सही है, नहीं आया समझ में? आया? बहुत सही तरीके से बनाया गया इसको, पता है कैसे? देखो मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। बाय डिफॉल्ट आप क्या मानते हो? गुड्स परचेज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? एवरेज स्टॉक। अगर आप इन्वेंट्री परचेज करोगे तो ये लेवल बढ़ेगा। देखो अब अगर आपने यूज नहीं किया और खरीदते ही चले गए तो एक्चुअली में डिनोमिनेटर तो इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? कम। और रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कम आएगा मतलब होल्डिंग पीरियड क्या आएगा? ज्यादा। सही सेट किया ना? नहीं बात समझ में? क्या बोला मैंने? थोड़ा दिमाग लगा सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन केवल मटेरियल खरीदेगा और यूज नहीं करेगा तो उसका कंजम्पशन तो उतना ही है और स्टॉक लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कम आएगा। अब रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कम आएगा मतलब होल्डिंग पीरियड ज्यादा आएगा। बराबर है? खरीदेंगे और यूज करते जाएंगे, खरीदा यूज, खरीदा यूज, खरीदा यूज, खरीदा यूज, तो ये जो है ये स्टेबल रहेगा पर ये बढ़ता जाएगा। नहीं आया हमें? ये स्टेबल रहेगा और ये क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कैसे? मेरे पास पहले 1 लाख का स्टॉक था, फिर मैंने इसको यूज कर लिया तो कंजम्पशन हो गया 1 लाख, स्टॉक कितना हो गया? 0। फिर 1 लाख का स्टॉक खरीदा तो एक स्टॉक कितना हो गया? 1 लाख। फिर यूज कर लिया तो स्टॉक कितना हो गया? 0। मान लो समझ में आ रहा है? यानी कि न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा जबकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये रेशियो बनाते समय कितना ध्यान दिया गया। डन, लिखो जरा। हायर द रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, हायर द रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, higher the raw material turnover ratio, lower the raw material holding period। सही है? अब एक्चुअली इसको कोई बाय हार्ट आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? समझ में आया? इसको बाय हार्ट कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल ये समझो कि रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो बताता है कि जो स्टॉक हमारे पास रहता है वो कितने टाइम यूज होता है, तो जो यूज होता है वो ऊपर और जो स्टॉक रहता है वो नीचे। जो इनपुट है ना, स्टॉक आया, इनपुट, यूज हुआ, आउटपुट, तो आउटपुट ऊपर आएगा और इनपुट नीचे। उससे ये पता पड़ जाएगा कि जितना स्टॉक हम एवरेज होल्ड करते हैं उसका कितना हिस्सा हम साल भर में यूज करते हैं। फिर उससे आप निकाल लेंगे एवरेज होल्डिंग पीरियड। अब होल्डिंग पीरियड अगर ज्यादा है तो अननेसेसरी यू आर होल्डिंग द एक्सेस स्टॉक, दैट्स व्हाई यू आर इंक्रीजिंग द हाई होल्डिंग कॉस्ट। और अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड काफी कम है तो एक्चुअली में इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही कम पीरियड का स्टॉक अपने पास होल्ड करते हो, जिसके कारण से आपके पास कभी भी स्टॉक आउट हो सकता है। यानी कि अगर होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा आ रहा है तो दैट इज इंडिकेटिंग कि ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजिंग हाई होल्डिंग कॉस्ट। और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ थ्रेट ऑफ स्टॉक आउट। अगर स्टॉक ज्यादा है तो होल्डिंग कॉस्ट तो लगी रही है, पर स्टॉक लेवल कम है तो स्टॉक आउट कॉस्ट लग नहीं रही है, लगने के चांसेस है। नहीं है? हाँ, अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक है तो ज्यादा स्टॉक है तो उसको रखने की तो कॉस्ट आप इंकर कर ही रहे हो ना। मतलब जितना ज्यादा स्टॉक लेवल होगा उतनी आपकी होल्डिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका स्टॉक लेवल कम है तो स्टॉक आउट कॉस्ट है नहीं, हो सकती है। क्या कहा मैंने? समझ में आया? तो हायर होल्डिंग पीरियड इंडिकेट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजिंग higher holding cost, while the lower holding period is indicating that the organization having a threat of stock out situation। threat मतलब कितना इंपॉर्टेंट रेशियो, ये समझ में आ रहा है? केवल ये नहीं है कि निकालने को आया तो दो चीजों को मिलाया और रेशियो निकाल के छोड़ दिया। यू मे हैव सम इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इट। राइट डाउन, ये लिख दो पहले। बोलूं?
लिखो, हायर होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, हायर होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, हायर होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, हायर होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल indicate that, higher holding period of raw material indicate that higher holding period indicate that organization is incurring, higher holding period indicate that organization is incurring higher holding cost, organization is incurring higher holding cost, while lower holding period indicate that, while lower holding period indicate that, while lower holding period indicate that organization is having a threat, organization is having a threat of stock out, organization is having a threat of stock out, ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ थ्रेट ऑफ स्टॉक आउट। अब एक्चुअली में कम है कि ज्यादा, ये आपको किसी से कंपेयर करके पता पड़ेगा, जिसके लिए आप इंडस्ट्री या कॉम्पिटिटर के रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। हेलो, बराबर है, सही है। तो देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, इसका भी समझ आ रहा है ना? आओ, क्वेश्चन नंबर 21, रीड करूं? हेलो, देखो जरा, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। सही है। ओपनिंग स्टॉक 90,000 था हमारे पास, हमने इस साल परचेज किया 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,10,000। क्या इससे आपको यह पता पड़ जाएगा कि हमारा साल भर का कंजम्पशन कितना है? कितना? अच्छा, इससे कंजम्पशन भी पता पड़ जाएगा और एवरेज स्टॉक भी आ जाएगा 1,00,000, है ना। यानी कि अगर हमने साल भर में 2.5 लाख का स्टॉक यूज किया है, जबकि हम एवरेज स्टॉक होल्ड करते हैं 1,00,000 का, मतलब जितना स्टॉक हम होल्ड करते हैं उसका ऑलमोस्ट हमने 2.5 टाइम साल भर में यूज किया है। अब साल भर में अगर आप 12 महीने भी ले सकते हो और 365। अब अगर आप 365 दिन के हिसाब से देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एक तो आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो तो आगे 2.5। दूसरा उसने पूछा है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। समझ में आ गया? यानी कि अगर 365 दिन में आप केवल 2.5 बार यूज करते हो, मतलब कितने दिन का गैप रहता होगा? 140 से, यानी कि हम 140 दिन का स्टॉक अपने पास रखते हैं, ऑलमोस्ट 5 महीने। तो क्या आपको लगता है कि होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा है? यस, होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। उसने कमेंट करने को नहीं कहा, बस उसने कैलकुलेट करने को कहा था। बट कैलकुलेट क्यों कर रहा है ये समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट क्या करेगा, अलग अलग इन्वेंट्री के लिए ये कैलकुलेट करवा लेगा, फिर वो ये देखेगा कि कहां हमारा इन्वेंट्री सिस्टम बराबर से काम नहीं कर रहा है। डन। यूटिलिटी समझ में आई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हेलो, सही है। तो बताओ रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? करो जरा, 2 मिनट में लिख के कर लो फटाफट से, फिर नया बता।
लिया आगे। तो एक आंसर आया 2.5 और एक आंसर आया 146 डेज। आ गया? क्यों निकालते हैं ये भी समझ में आ गया? हेलो, क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट मन में, शंका, कुछ भी? नो? ओके, होमवर्क लिखो। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एंड आई होप सो कि आप कर पाएंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यू ट्राई 20। सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, हाथों को। ठीक है, अब एक बात सुनो जरा। क्या आप लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ए प्राइम कॉस्ट? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है, डायरेक्ट वेजेस जो लगी है, और अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपको पता है कि ये मटेरियल इस प्रोडक्ट पे लगा है, यानी कि यहां मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट है। आपको पता है कि इस लेबर ने इस प्रोडक्ट पे काम किया, यानी कि लेबर की कॉस्ट भी डायरेक्ट है। ऐसे ही कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं जहां आपको पता है कि एक्चुअली ये खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हुआ है। जैसे हमने ए प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेशल मशीनरी हायर करी, तो स्पेशल मशीनरी जो हमने हायर करी ए को बनाने के लिए, वो भी तो एक ही खर्चा है, मतलब डायरेक्ट है। जब हम डायरेक्ट खर्चों को ऐड करते हैं तो एक्चुअली में इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। मैं कॉस्ट शीट नहीं बता रहा हूं अभी, केवल थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं। मतलब कुल मिला के इन्हें हम कहते हैं मुख्य खर्चे। मतलब अगर आपने ये खर्चे नहीं इनकर किए तो एक्चुअली में यू कैन नॉट थिंक फॉर प्रोडक्शन। बराबर है? इसे इन्हें हम क्या कहते हैं बोलो? प्राइम कॉस्ट। फिर हम ऐसे खर्चे ऐड करते हैं जो मुख्य नहीं है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट भी होता है, पर फिलहाल उसको छोड़ दो, तो एक्चुअली में इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एफ जी, क्या बोलते बोलो? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एफ जी, यानी कि फिनिश गुड की लागत फैक्ट्री तक के खर्चे जोड़ने के बाद। क्या बोला मैंने? फिनिश गुड की लागत फैक्ट्री तक के खर्चे जोड़ने के बाद, यानी कि ये फिनिश गुड की टोटल लागत नहीं है। हेलो, क्या कहा मैंने? ये फिनिश गुड की टोटल लागत नहीं है, ये केवल और केवल फिनिश गुड के वो खर्चे जो फैक्ट्री तक लगे हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। बराबर है? तो इन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। इसे एक और नाम हम लोग देते हैं वर्क कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट दिया हो, वर्क कॉस्ट दिया हो, एक ही बात है। बराबर है? हाँ तो कहो सही है। इसे कॉपी करो जरा। इसके आगे भी जाता है, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, पर फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप डायरेक्ट खर्चों को ऐड करते हो तो दैट इज नॉन एज ए प्राइम कॉस्ट। क्या कहा मैंने? बोलो। जब भी आप डायरेक्ट खर्चों को ऐड करते हो तो दैट इज नॉन एज ए, बोलो क्या? प्राइम कॉस्ट। और जब आप उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो तो दैट इज नॉन एज ए फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि जो खर्चा आपने फैक्ट्री तक किया है फिनिश गुड बनाने के लिए। ठीक है? हेलो, सही है? देखो सुनो, जनरली क्या होता है ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं। कैलकुलेट ईओक्यू, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल। बराबर है? सम एक
ऑफ बीट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ऑफ बीट क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो एक बात सुनिए, जब हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लगता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर लगता है, ये बात सच है। पर क्या इसका मतलब यही है कि मटेरियल जो लगता है वो एक ही मटेरियल होता है? देयर मे बी मल्टीपल मटेरियल। जरूरी नहीं है कि जो लेबर लगता है वो एक ही तरह का होता है। सर मल्टीपल मटेरियल मतलब शर्ट बनाना है तो फैब्रिक इज ए मटेरियल, थ्रेड इज ए मटेरियल, बटन इज ए मटेरियल, बराबर है। लेबर अलग अलग प्रकार की होती है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, यस और नो। तो व्हेनेवर वी से कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल में कंसिस्ट ऑफ एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा होते हैं तो वी नीड टू डिफाइन कि इसमें कितना मटेरियल किसका रहेगा। जैसे कोई डिश बनती है ना खाने वाली, तो उसमें एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं। तो एक अच्छा शेफ वो होता है जो ये डिसाइड कर पाता है कि किसका कितना क्वांटिटी रहेगा। दैट गिव द टेस्ट टू द फूड। सही बोल रहा हूं? बराबर है, मिक्सचर, बराबर है। तो एक्चुअली में सिंपल है, कई बार नहीं, मतलब एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग से पूछा। उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में हम है ना अभी दो प्रकार के मटेरियल, मतलब अभी वाला जो क्वेश्चन है ना, लिटरली लेट मी टेल यू, जो मटेरियल का चैप्टर लेक्चर आज देख रहा है, पहली बार देख रहा है, उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा मटेरियल के बारे में, पर उसको ये है जो मैंने अभी बताया, तो भी वो दिमाग लगा के ये क्वेश्चन कर सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें मटेरियल का कोई फंडा नहीं है, इट्स ए कॉमन सेंस। हेलो बोलो, ये क्या है? इट्स ए कॉमन सेंस। कौन सा क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, इट्स ए कॉमन सेंस। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो सुनो, मैं अभी ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ मिलके एक एफजी बनाता हूं, मेरी एक सर्टेन कॉस्ट है उसके साथ। अब एक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसका सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा तो मैं चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूट मैं कम से कम यूज करूं। क्या करूं? मतलब जैसे मान लो कि अभी मैं ए और बी यूज करता था, तो डिसाइडेड था कि ए लगेगा 50% तो बी लगेगा 50%। अब एक्चुअली मार्केट में बी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट लाना चाहता हूं सी, पर मैं चाहता हूं कि सी जो है ना वो कम से कम लगे। मतलब क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है, पता लगा नहीं है। उसके लिए मैंने टारगेट क्या रखा? सी जितना भी लगे मेरी टोटल कॉस्ट उतनी ही आनी चाहिए जितनी ए और बी के केस में थी। पता नहीं कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब ये पता है कैसे हो गया? सिंपल, जैसे मान लो पहले मैंने ए खरीदा 100 रुपए का, बी खरीदा 50 रुपए का, कितने का आया? 150। मैंने कहा बी नहीं खरीदूंगा, सी खरीदूंगा, तो ध्यान रखना सी इतना खरीदना है कि टोटल कॉस्ट 150 के ऊपर ना हो। हाँ या ना? ये उन दिनों की बात है जब इंस्टीट्यूट हर बार पेपर में कुछ नया करती थी। हर पेपर में वो क्वेश्चन आता था जिसको पहले कभी हमने देखा ही नहीं था। सही है? अभी तक तो तुमने देखा, अभी तो आजकल तो क्या होता है, पीएम में जो क्वेश्चन है या मॉडल में जो क्वेश्चन है लगभग मिलता जुलता वही क्वेश्चन आता है ना? मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से चाह रहा हूं कि आप करें या कम से कम पढ़े एक बार, फिर मैं पढ़ के करवाता हूं, जो थोड़ा सा ऑफ बीट है, जिसमें आपको ईओक्यू नहीं निकालना। क्या नहीं करना? ना ईओक्यू निकालना है, ना रीऑर्डर लेवल निकालना है, कुछ नहीं, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। आप केवल पढ़ें, उसके बाद मैं इसे पढ़ के अभी सॉल्व करूंगा। 5 मिनट आपके, फिर बाकी मिनट मेरे। ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन मेरे ही अटेम्प्ट में आया हुआ है और मजे की बात मैं फेल हुआ हूं। आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि कैसे क्वेश्चन आईसीआई सरप्राइजिंग पैकेज पे दे सकती है। सही है? पढ़ो इस क्वेश्चन को। मैं लिटरली बता रहा हूं, व्हेन आई केम आउट ऑफ होल, तो मैं एक्चुअली ये भी नहीं समझ पाया था कि ये क्वेश्चन था किस चैप्टर से। और लिटरली मुझे कहना चाहिए कि ये चैप्टर से नहीं था, ये कॉस्टिंग की तरफ से था। हमारी आदत होती है ना, हम पहले ये समझते कौन से चैप्टर का और कौन से टॉपिक का है, इसीलिए आप तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए।
आपकी क्वेश्चन पढ़ने और इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, जो हमारी नहीं थी। तो हम बस यही समझते रहेगा कि यहाँ कौन से वाले फॉर्मूले लगेंगे, और अल्टीमेटली गए, निपट गए। खैर तुम एक बार पढ़ो, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फिर मैं बताता हूं।
पढ़ा? पढ़ के कुछ समझ आया क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपने 5 मिनट में इसको 2 बार भी पढ़ लिया तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। हर लाइन को नहीं, एक बार पढ़ो पर रुक रुक के तो पढ़ो तो समझ आएगा ना। पेपर थोड़ी है, मतलब न्यूज़पेपर थोड़ी है कि रीड करते जाओगे और वो दिमाग में घुसता चला जाएगा। सही है, पढ़ू? देखो, रॉ मटेरियल एक्स कॉस्टिंग 100 per kilogram and y costing 60 per kilogram are mixed in equal proportion for making product A। प्रोडक्ट ए कौन है? फिनिश गुड। यानी कि फिनिश गुड बताने के लिए हम 2 प्रकार के मटेरियल यूज करते हैं, ए और बी। ए जो है वो कितने का आता है? 100 रुपए पर किलोग्राम, सॉरी एक्स और वाई। और वाई कितने का आता है? 60 रुपए पर किलोग्राम। और दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? इक्वल। मतलब अगर एक चाहिए तो कितना लगेगा? आधा आधा। 100 केजी चाहिए तो 50-50। डन, ठीक है। प्रोडक्ट ए मतलब कौन है? एफजी। द लॉस ऑफ द मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्कआउट टू 25% ऑफ द आउटपुट। यानी कि एक्चुअली में लॉस भी होता है। इसका मतलब अगर मुझे 1 यूनिट फाइनली चाहिए तो मुझे 1.25 यूनिट का इनपुट लगाना पड़ेगा। सोच के देख लो आराम से। क्वेश्चन ने कहा है आउटपुट का 25% लॉस होता है, तो आउटपुट कितना चाहिए? 1। तो अगर आप एक ही डालोगे तो 0.25% तो लॉस हो जाएगा, तो नेट हाथ में कितना आएगा? 0.75। तो आपको इतना लगाना है कि लॉस के बाद 1 आ जाए, तो इनपुट कितना लगेगा? 1.2। अब 1.25 के 2 टुकड़े होंगे ना, कितना? x और y, 0.625 और 0.625। मेरे को तो नहीं लगता कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिखी है। सही है, बराबर है। फिर देखो, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड एट 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में और क्या आएगा? मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। अरे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो खर्चा प्रोडक्शन के लिए लगता है। कोई मुझसे कहेगा यार बना के दे दो, तो मैं कहूंगा प्रोडक्शन के खर्चे बियर कर ले। बोला प्रोडक्शन मतलब, मैंने कहा मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा। तो मटेरियल का तो उसने बता दिया। अब बोला है बाकी के जो खर्चे हैं ना वो मटेरियल कॉस्ट का 50% है। मतलब अगर मटेरियल कॉस्ट 10,000 है तो बाकी खर्चे कितने हो गए? 5,000। नहीं आया समझ में? आया? आगे बढ़ो। अब क्या लिखा है? द एंड प्रोडक्ट इज प्राइस विथ अ मार्जिन ऑफ 33.33% ओवर द टोटल कॉस्ट। यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट आती है मटेरियल प्लस अदर प्रोडक्शन कॉस्ट करके जो भी आता है उसमें हम और क्या ऐड कर देते? 33.33% का प्रॉफिट। तो क्या निकल के आ जाएगा? सेल प्राइस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो प्रोडक्ट ए है वो किसको यूज करके बना रहे? एक्स और वाई। अब आगे बढ़ो। मटेरियल वाई इज नॉट इजीली अवेलेबल। हेलो, क्या क्या क्या? मटेरियल वाई इज नॉट इजीली अवेलेबल and substitute raw material Z has been found for Y costing ₹50 per kilogram। मतलब Y अवेलेबल नहीं है तो हमने एक दूसरा ढूंढ लिया, नाम क्या है? Z। और Z कितने का आएगा? 50 रुपए पर किलोग्राम। अब अगर वैसे देखा जाए तो X और Y के हिसाब से दोनों आधा आधा लगते थे और एक की कॉस्ट थी 100, एक की कॉस्ट थी 60। उस हिसाब से देखा जाए तो Z के आने पर मटेरियल की कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि Y के कंपेरिजन में Z 10 रुपए सस्ता है। आगे बढ़िए। इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रपोर्शन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन द मिक्सचर एज लो एज पॉसिबल। अब सुनो, जब मैंने ये कहा ना कि Z अगर आएगा तो कॉस्टिंग सस्ती होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं ऐसा मान रहा था कि Z उतना ही लगेगा जितना Y लगता था। नहीं है बात समझ में? क्या बोला मैंने? जितना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो सुनो, मान लो पहले मैं 2 यूनिट लेता था 100 रुपए की, से फॉर एग्जांपल, और मान लो कि मैं पहले 4 यूनिट लेता था 60 रुपए की। अब ये वाली जो 4 यूनिट है मान लो, ये हटा, ये मैं अगर 50 रुपए की लेके आ जाऊं तो डेफिनेटली टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट उतनी ही रखी पर कॉस्ट पर यूनिट कम कर दी, तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि हम चाहते हैं जेड जो है ना वो कम से कम यूज हो।
एक्स और वाई तो यूज होते थे आधे आधे, पर हम चाहते हैं कि अब फिनिश गुड ए में जो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज हो वो कौन सा हो, एक्स, और वाई लगे कम से कम। यानी कि अब अगर मैं ये कहूं यार ये दो नहीं, एक काम करते हैं इसको कर देते हैं अपन 5 और इसको कर देते हैं अपन 1। अब अगर एक 50 रुपए का लाओगे तो ये 50 और ये कितना होगा 500। अब तो कॉस्ट बढ़ सकती है ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ आया क्या बोला मैं? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Substitute raw material Z has been found for Y costing rupees 50 per kilogram. It is required to keep the proportion of this substitute material in the mixture as low as possible and the same time maintain the sale price of the end product at existing level and ensure the same quantum of profit as at present. मतलब ये क्या चाहता है कि एक्चुअली आप Z हटाओ और सॉरी Y हटाओ और Y की जगह क्या लाओ Z, लेकिन Z को हम उतनी क्वांटिटी में मेंटेन करना नहीं चाहते। कितना मेंटेन करना चाहते हैं? कम से कम। और एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि सेल प्राइस भी सेम रहे, प्रॉफिट भी सेम रहे, मतलब कॉस्ट भी सेम रहे। नहीं है बात समझ? मतलब क्वेश्चन ने आपको ये टारगेट दे दिया कि देखो कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि जेड की इतनी क्वांटिटी लगे कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ए, टोटल कॉस्ट ऑफ ए कौन है? एफजी। टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग एक्स और जेड शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग एक्स एंड वाई होनी चाहिए। यूजुअली हम यूनिट से कॉस्टिंग पे पहुंचते हैं ना, यहां कॉस्टिंग से यूनिट पे पहुंचना पड़ेगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब आया समझ में? हेलो। अच्छा, और अगर ये ऐसा कहता कि हम y की उतनी ही यूनिट लगाएंगे, सॉरी z की उतनी ही यूनिट लगाएंगे जितनी y की लगाते थे, तो फिर क्या होता? फिर तो क्वेश्चन नहीं कुछ बनता ही नहीं ना, केवल बस क्या होता टोटल कॉस्ट कम हो जाती। कैसे करेंगे इसको? मैं बताऊं कैसे करना चाहिए। एक बात तो तय है, जब यूनिट पता होती है और कॉस्ट पर यूनिट पता होती है तो कॉस्ट पता पड़ती है। अब कॉस्ट पता है तो अब पता क्या लगाना है? यूनिट। कॉस्ट पता है और कॉस्ट पर यूनिट पता है तो क्या पता पड़ जाएगी? यूनिट। सर कॉस्ट कहां पता है ना। क्वेश्चन ने ये कहा कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट यूजिंग एक्स और वाई जितनी है उतनी ही प्रोडक्ट ए की कॉस्ट होनी चाहिए, क्या? यूजिंग एक्स एंड जेड। तो पहले आप ये पता लगा लो कि एक्स और वाई से प्रोडक्ट ए की कितनी कॉस्ट आती थी। हेलो, आया? आया या नहीं आया? आया पक्का? समझ में आ गई बात मेरे? तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, समझ में आ गया? मतलब रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अभी तक क्या होता है, मुझसे कोई कहता है 4 इंटू 10 तो मुझे पता होता है 40। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या हो रहा है, ये 40 ही चाहिए और ये 10 रुपए पर यूनिट है। बताओ कितनी यूनिट लगाए? 4। नहीं आया? था क्वेश्चन सही? अब एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना केवल इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते कितने अच्छे से आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते आते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चाह रहा है। सही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा पता है? टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग मटेरियल एक्स एंड वाई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए यूजिंग बोलो क्या? एक्स एंड वाई। सही है? बताओ सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना चाहिए? इनपुट कितना लगेगा? 1.25 ना। कैसे 1.25? अगर एक का आउटपुट चाहिए और अगर 0.25% आउटपुट का लॉस होता है तो आपको लगाना कितना पड़ेगा? 1.25। तो अब मुझे बताओ, सुनो जरा ध्यान से, मुझे चाहिए पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो एक्स मटेरियल कितना लगेगा? सही है ना? हेलो, सही है ना? टोटल 1.25 लगेगा तो उसका 50% क्या लगेगा? एक्स। और एक्स की एक यूनिट कितने की आती है? 100। अपन एक के हिसाब से निकाल रहे हैं ना। अरे आप एक के हिसाब से निकालो या जैसे एक के हिसाब से निकालो, रेशियो तो सेम ही आएगा ना। कितना? वाई। कितना?
शॉर्ट, जब हम एक्स और वाई को यूज करके प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो मटेरियल कॉस्ट कितनी लगती है? 100। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने हैं? मतलब 100 का 50%, 50। सही है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि अगर आप प्रोडक्ट ए बनाते हैं यूजिंग एक्स एंड वाई तो आपकी कॉस्ट कितनी आती है? 150। तो आप क्या चाहेंगे कि जब आप एक्स और जेड से बनाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जेड इतना लगाना है ताकि टोटल कॉस्ट अभी भी कितनी है? 150। अब बस इक्वेशन सेट हो जाएगी। हेलो, नहीं है? आ गया? अब देखो सेकंड, टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग, बोलो क्या? एक्स एंड जेड। अब देखो टोटल इनपुट कितना चाहिए? 1.25। हम क्या चाहते हैं? कम से कम क्या लगे? जेड, और ज्यादा से ज्यादा क्या लगे? एक्स। प्लीज जरा ध्यान देना है ना, तो मैंने ऐसे लिख लिया अगेन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ध्यान देना, सही है? सही कर रहा हूं? टू नहीं है, वो जेड है। 1.25 लगेगा तो उसमें से मैंने जेड माइनस कर दिया तो बचा हुआ क्या लगेगा? एक्स। नहीं बस में, हेलो, तो अभी तो रुक तो जा, सब पता पड़ेगा, डोंट वरी। तुम्हें टू लग रहा है क्या ये? चलो पी कर लेता हूं बस। पी कौन है? पी इज ए क्वांटिटी ऑफ जेड। सही है? अभी भी टू ही लिख रहा है। अब ना हो पाएगा इससे ज्यादा। अब देख लो, और इनटू 100 करो कितना? मेरे हिसाब से तो ये आएगा। कितना लगाते हो यार? और जेड बोले तो पी, और पी इंटू 50 कितना? 50p। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? आता है ना इतना? तो नहीं आता, शर्माने वाली बात नहीं, बता देना आता है ना ये। प्लस क्या? एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ परसेंट। निकालो कितना आएगा? 125 का 50% पता है कितना आएगा? 62.5। सही बताया? और 25p। सही है? अब एक्चुअली में इसको ऐड कर दो, और ये कितना देगा? सही है? डन। अब तो काम समझ में आ गया हो क्या करना है। ये देखो, एक आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए यूजिंग एक्स एंड वाई, एक आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग एक्स एंड जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। हेलो, ये क्वेश्चन ने लिखा है ना ऐसा कि मैंने बोला है? क्वेश्चन ने बोला है ना? अब देखो क्वेश्चन ने बोला है तो बोला है, क्या कर सकते हैं? यार
सही है। हेलो, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो जरा। टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग मटेरियल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ए यूजिंग मटेरियल एक्स एंड जेड। यही डिमांड थी ना क्वेश्चन की। तो अब ये कितनी कॉस्ट है? एक्चुअली पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि कॉस्ट सेम होनी चाहिए, पर क्वेश्चन ने ये लिखा है कि सेल वैल्यू और प्रॉफिट सेम होना चाहिए। तो यार प्रॉफिट और सेल वैल्यू तभी सेम होंगे ना जब कॉस्ट सेम होगी, बराबर है। तो एक्चुअली आप अगर बहुत ज्यादा मेहनती हो तो आप चाहो तो इस पे प्रॉफिट भी ऐड कर लो, सेल वैल्यू पे भी ले जाओ, पर आंसर सेम ही आएगा। डन। ये 150। अब ये कितना है? 0.5। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा पी? के नहीं रिलेटिव का मीटर क्या होता है बे? कितना? पॉइंट के जी। हाँ, हेलो, आ गया समझ में? यानी कि 1.25 केजी में से 0.5 केजी किसका लगाओ? जेड का। जबकि अपन वाई का कितना लगाते थे? 0.625। हेलो, वाई का कितना लगाते थे? 0.625। डन। तो देखो आओ, वन 0.25 आप इन टोटल लगाओगे, उसमें से 0.5 आप लगाओगे किसका? जेड का। तो बाकी किसका होगा? एक्स का। परसेंटेज निकालो। डन। और परसेंटेज ऑफ कितना? सही है। मतलब अगर आप x और y के 50% मिक्सचर से, अगर आप x और y के 50-50% मिक्सचर से a बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 150। तो अगर आप चाहते हैं कि अब आप a बनाएं और x और z लगाए, और आप चाहते हैं कि z कम से कम लगाए और इतना लगाए ताकि टोटल कॉस्ट अभी भी 150 रहे, तो आपको z लगाना चाहिए कितना? 0.5। सही है। जबकि आप वो कितना लगाते थे? 0.625। सही है। आया समझ में? हो गया। ठीक है। सो टुमारो विद द न्यू टॉपिक। ठीक है। थैंक यू।